नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता मंजू स्त्रीकाल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। साहित्य चर्चा के अंतर्गत आज हम लोग लेकर आए हैं बलजिंदर नसराले जी का उपन्यास अंबर परियां। यह पंजाबी का उपन्यास है जिसका अनुवाद हिंदी में सुभाष नीरव जी ने किया है। और हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं बलजिंदर नसराले जी जो इसके लेखक हैं और सुशील नाथ कुमार जी। स्वागत है सर आप दोनों का। मैं इन लोग का संक्षिप्त परिचय दे दूं। बलजिंदर नसराले जी का जन्म गांव नसराली लुधियाना पंजाब में हुआ है और 12वीं कक्षा से ही सर ने कहानियां लिखने की शुरुआत कर दी। इनकी दो कहानियां और पंजाब यूनिवर्सिटी और एक कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में लगी है। और सर को डाक खाना खास के लिए भाई वीर सिंह गल्फ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अभी फिलहाल सर पंजाबी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुशील नाथ जी शुक्रिया। अभी दिल्ली जी के मैम। आईएएस अकादमी में अध्यापन करते हैं और हिंदी साहित्य में इन्होंने एमए किया है और ये उभरते हुए आलोचक हैं। अंबर परियां पर इनका एक लेख प्रकाशित है। तो हमारे सभी साथियों का स्वागत है, दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। ये उपन्यास जब मैंने पढ़ा तो इसके नाम से ही मुझे बड़ी उत्सुकता हुई। अंबर परियां, इसके साथ ही लिखा हुआ है एक प्रेम कथा जिससे खुलती है विवाह संस्था के भविष्य की खिड़की। तो मुझे लगा कि विवाह संस्था का क्या भविष्य होने वाला है, जैसा आजकल की लिव इन रिलेशनशिप आगे आ रहा है, फिर क्या उससे भी आगे कोई चीजें हैं इसमें। उत्सुकता जगाता है उपन्यास। फिर मैंने इसको पढ़ा पूरा और पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि भविष्य में जो है वो वापस हम अतीत में ही जाएंगे। मतलब ये उपन्यास ये बताता है कि भविष्य में उस तरह की जोड़ियां जैसे अतीत में आदि काल में हम लोग की बनती थी उस तरह से भविष्य में भी हो जाएगा कि एक विवाह संस्था नहीं रह जाएगी कि जिसमें जीवन भर आपको एक साथी के साथ रहना है। तो बहुत रोचक सा उपन्यास है। और बलजिंदर सर का क्योंकि बहुत ज्यादा अध्ययन है, विश्व का साहित्य इन्होंने पढ़ा है बहुत ज्यादा, अन्य भाषाओं के बारे में, अन्य भाषाओं के साहित्य को ये अच्छे से जानते हैं। तो हिंदी से कहीं आगे बढ़ के ये उपन्यास मुझे लगा, हिंदी साहित्य में जितना हम लोग जिस माफ कीजिए स्टेज पर पहुंचे हैं उससे आगे का ये उपन्यास मुझे लगा। तो सबसे पहले मैं सुशील जी से जानना चाहूंगी कि आपको, आपने जब ये उपन्यास पढ़ा तो आपको इसमें क्या चीज अलग लगी और क्या क्या किसने विवश किया कि आपको इस पे आप लेख लिखें या इस पे बातचीत करें। और आप अपना जो पाठकीय टिप्पणी दीजिए सुशील नाथ से। मेरा जो संपर्क सर से हुआ वो पंजाबी विश्वविद्यालय में मैं पंजाबी भाषा जो है वो मैंने सीखने की अंदर एक रुचि जागी। मुझे साहित्य पढ़ना था पंजाबी का, तो अनुदित साहित्य की बजाय मैं मूल साहित्य ही पढ़ा जाए तो बेटर रहेगा। तो फिर मैंने पंजाबी भाषा सीखी, वहाँ सर से परिचय हुआ। तो लगा कि सर साहित्य इसमें कोई लिखता है डिपार्टमेंट में, तो फिर सर से बात हुई मेरी। उसी समय ये प्रकाशित हुआ था अंबर परियां और चर्चित था काफी। मतलब प्रकाशित का मतलब हुआ कि हिंदी में आ रहा था। पंजाबी में तो पहले आ चुका था और इसके मुझे लग रहा है 5 एडिशन सर आज शायद कुछ 4-5 एडिशन आ चुके हैं इसके। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, हिंदी में इस पहली बार आ रहा था तो फिर मैंने पढ़ा उसको, तो मेरे को बिल्कुल नई पृष्ठभूमि लगी। इस तरह की चर्चा हाँ, हिंदी में भी शायद मुझे नहीं दिखती है कि बाकी कथानक सिंपल चलता है, सिंपल साधारण है, वो तो हिंदी में उस तरह का है। लेकिन जिस तरह फिर आगे जाता है उपन्यास कहानी, इसका जो कथानक आगे बढ़ता है, विवाह संस्था के बारे में जो बात करता है, साथ ही इसमें जैसे पंजाबी में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। इसमें सर ने जादू यथार्थवाद का जो प्रयोग किया है उसमें, जिस शैली में, वो भी बड़ी रोचक लगी। तो 2 नई चीज़ें देखने को मिली। जैसे होता क्या है कि जादू यथार्थवाद का अगर कोई उपन्यास है, कोई रचना होती है मूलतः, तो कहानी उसी के इर्द-गिर्द घूमती है, उसी तरह बुनते हैं। लेकिन सर ने उसका प्रयोग तो किया है और साथ में जो जो आप जिसकी चर्चा कर रही हैं विवाह संस्था की, वो एकदम नई बात थी। उपन्यासों में कहानियों में उसकी चर्चा शायद नहीं होती है या फिर लगभग छोड़ दिया जाता है विषय कि शायद हमारे पास कोई अब क्या चर्चा करें हम और कोई विषय नहीं है। तो मुझे बहुत रोचक लगा और चूँकि हम सब युवा हैं और जिस दौर में जी रहे हैं, जो समय है कई चुनौतियों से भरा है। लोग बहुत से आजकल एक नया ट्रेंड है कि वह शादी ही नहीं कर रहे हैं, एक बड़ा वर्ग जो शादी नहीं कर रहा है या देर से शादी कर रहे हैं, ठीक है? सेपरेट रहते हैं,
ग्रे डेवोस का एक जो कंसेप्ट चलता है, तो चर्चाएँ तो बहुत सारी होती रहती हैं। तो वहाँ पर ये उपन्यास एक नया विमर्श खड़ा करता है, एक नया रास्ता देता है, तो उसमें बड़ा रोचक लगा मुझे। तो फिर हिंदी में भी काफ़ी लोगों ने सराहा, तो इस वजह से मुझे इस वजह से रोचक लगा। ठीक है सर। इसमें अंबर और परियां, जो नायक है उसका नाम भी अंबर है, और ये अंबर एक तरह से आसमान को भी हम अंबर कहते हैं, तो अंबर की परियां एक इसका नाम खुल रहा है शीर्षक। तो इसको पढ़ते हुए मुझे फिर जो एक फिल्म है मेरा नाम जोकर, उसकी भी याद आई कि उस फिल्म में भी बचपन से लेके जो उस बच्चे का आकर्षण है, नायक का आकर्षण है, कई तरह की स्त्रियों के प्रति होता है, वैसा ही अंबर परिया में अंबर का होता है। बचपन में पढ़ता है तब 10वीं में उसको एक चरनी है लड़की, उसके साथ आकर्षण होता है, फिर उसकी शादी हो जाती है तो पत्नी से भी वो प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, पत्नी से भी बहुत अच्छे संबंध है, 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे, भरा पूरा एक परिवार है उसका। उसके बाद फिर जोया, जोया आती है उसकी जिंदगी में, एज ए स्टूडेंट आती है। स्टूडेंट नहीं, वो पढ़ के निकल चुकी है, लेकिन अभी वो काफी छोटी है उससे। फिर वो जिंदगी में आती है तो फिर वो उसकी ओर आकर्षित होता है। तो अंबर जो है वो कहीं भी इसमें अंबर को नकारात्मक या एक विलेन के रूप में नहीं, वो उसको पॉजिटिव दिखाया गया है। और कई महिलाएं आ रही हैं, वो उससे प्रेम कर रही हैं और फिर वो चली जा रही हैं, या तो वो चली जा रही है या ये छोड़ दे रहा है। तो ये कुछ अजीब तरह का लगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी बलजिंदर सर कि ये कथानक कहाँ से आपके दिमाग में आया, क्योंकि अच्छा इसमें एक बात और है, जो पिछली पीढ़ी है, जो अंबर के माता पिता हैं, उनमें भी एक संकेत हमको मिला है कि उसके जो वो जो है अपने ताऊ जी का बेटा है, मतलब उसके जैविक पिता उसके ताऊ जी है, ऐसा संकेत मिलता है। हुँ। उसके पिता नहीं है, उसके ताऊ जी उसके जैविक पिता है। तो क्या ये समाज में, भारतीय समाज में या ग्रामीण क्षेत्र में पहले से ऐसी जो अंबर परियां जो वो अब कर रहा है, वैसा कि पहले से व्यवस्था है लेकिन उसको कोई मतलब उसको एज इट इज अंदर ही अंदर वो चलते रहती है, और अब उसको मतलब लिव इन या फिर ये विवाहेतर संबंध इस तरह कह करके हम लोग उस पर मतलब फोकस कर रहे हैं, ये चले आ रही है पहले से। तो सर आपके इस उपन्यास का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, ये सब आपके बारे से मैं जानना चाहूंगी बलजिंदर सर। हाँ जी, सुनीता जी, मेरे लिए और पंजाब के जो दर्शक हैं, श्रोते हैं, उनके लिए ये बड़ी रोचक बात होगी कि जो सवाल आपने पूछा है वो हिंदी भाषी क्षेत्र से पूछा गया है। पंजाब में क्या होता है कि जिन खास करके जाटों में, क्योंकि पंजाब में खेतीबाड़ी में जाट और ब्राह्मण 2 जातियां ज़्यादा हैं, तो जाटों की गिनती बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मणों की गिनती बहुत कम है। तो जाटों में जिस लड़के की शादी नहीं होती उसके लिए आमतौर पे दूसरी स्टेट से लड़की ले ली जाती है, खास करके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या बंगाल से लड़कियां दिल्ली में लाई जाती हैं, दिल्ली से पंजाब में सप्लाई होती हैं। ये व्यापार पिछले 60-70-80 सालों से चल रहा है। अब शायद थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन इसका कोई रूप बदल गया होगा। तो हमारे गांव में ऐसे 2, 3, 4, 5 घर होते हैं जिनके घरों में लड़कियां जो हैं, मतलब बहुएं जो हैं, वो पूर्व से लाई जाती हैं, पूर्वनी बोलते हैं उनको, जो पंजाब के पूर्व में जो स्टेट पड़ती हैं वो वहां से लाई जाती हैं। तो लेकिन जिनको वो भी नहीं मिलती, तो वहां क्या होता है कि फिर अगर 2 भाई हैं और एक की शादी हुई है तो एक की पत्नी को ही सांझी पत्नी मान लिया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि पंजाबी जो जाट समाज है उनमें बहुपति प्रथा चलती रही है। अब इस पे थोड़ा विराम लग गया है क्योंकि अब हर एक की शादी हो जाती है, लेकिन पहले हर एक एक की शादी नहीं होती थी। एक प्रश्न है सर, ये बहुपति प्रथा जो है, तो इसको सामाजिक मान्यता मिली ही रहती है, मतलब ये ओपनली रहता है कि दोनों इसके पति हैं, बिल्कुल, हाँ सामाजिक जी, मान्यता के साथ रहता। अच्छा, जिस समाज में ठीक है। स्वीकृत है, अगर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 3 भाई हैं, उनमें से एक ही शादी होती है तो उसकी पत्नी जो है वो सभी को खाना बनाकर देगी, वो सभी की सांझी पत्नी होगी, वो मानसिक और शारीरिक तौर पे भी सबके लिए सांझी होगी। ये सभी परिवारों में माना जाता है
और समाज में ये बड़ा आराम से चलता है। लेकिन थोड़ा दबी जबान में कुछ लोग मजाक जरूर थोड़ा बहुत करते हैं। जैसे मेरे उपन्यास में अंबर परियां में अंबर की जो माँ है गुरशिंदर कौर, वो अपने पति की जगह अपने जेठ के साथ शहर को जाती है घर का जो सामान सौदे वगैरह लेने के लिए, रसोई के जो सौदे वगैरह हैं या कपड़ा लीड़ा है वो लेने के लिए शहर को जाती है अपने जेठ के साथ, जिसके साथ उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन वो पढ़ा हुआ है, पाँच चार पढ़ा हुआ है, इसलिए उसको हिसाब किताब करना आता है। तो शहर को वो जाता है, घर का हिसाब किताब भी वही देखता है। तो अपनी भाभी को, छोटी भाभी को वही बताता है अपना घर का हिसाब किताब। तो उन दोनों में ज्यादा बनती है आपस में। तो अंबर का जो पिता है वो काम में, खेती बाड़ी में ज्यादा रहता है, खेत में ज्यादा रहता है। खेत में उसका ताया भी रहता है, लेकिन फिर भी वो शहर को जाना होता है, घर के काम भी करने होते हैं। तो अंबर का एक भाई है, वो तो अपने पिता पे गया है। अंबर का जो रंग रूप है वो अपने ताए पे है, क्योंकि ताए का रंग सांवला है, मतलब काला है उसका रंग, लेकिन अंबर की माँ का रंग गोरा है। और अंबर का जो रंग है वो दोनों का मिलाप है, मतलब उनका रंग कणक कह लो, पक्का रंग हम बोलते हैं पंजाबी में, सांवला बोल सकते हैं, कि ना पूरी तरह काला ना पूरी तरह गोरा, बीच का रंग है। तो वो ताए और उसकी माँ का साझा बेटा है। लेकिन ये बात मजाक का कारण भी बनती है, उसको दूसरे लड़के तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो इस परेशानी में से वो घर में भी थोड़ा दुखी रहता है और समाज में भी, स्कूल में भी। लेकिन इस सब का फर्क, उसको फायदा ये होता है कि वो घर से और गांव से निकलने के बारे में सोचता है। निकलने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। और वो पढ़ाई करने में अच्छा है, तो पढ़ाई करके फिर वो बाहर निकलता है। लेकिन ये बात उसका पूरी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। उसको बार बार महसूस होता है कि मेरे को मेरी माँ वाला जो गोरा रंग है वो क्यों नहीं मिला, मेरे ताए वाला रंग क्यों मिल गया मेरे को, और उसकी वजह से मुझे परेशानी दी जाती है समाज की तरफ से। तो फिर वो गोरी लड़कियों को पसंद करता है। उसकी अपनी वाइफ उतनी गोरी नहीं है, लेकिन आगे जो जब कहानी चलती है, जो लड़कियां उसकी जिंदगी में आती हैं वो गोरे रंग की हैं, तो वो परियां हैं एक तरह के लिए, उनको वो परियां जैसी लगती हैं। क्योंकि बच्चे को अपनी माँ बड़ी प्यारी होती है, अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी को भी वो अपनी माँ के जरिए देखता है, वो चाहता है कि मेरी माँ जैसी हो। जहाँ से इस कहानी के जन्म होता है। ठीक है सर, ये बहुत आपने एक नई, मतलब मेरे लिए नई थी बात, कि जिसमें आपने साझा पत्नी वाली बात कही। ऐसा वहां पे अगर प्रचलन है, और तो ये इसको क्या कहें, मतलब कि प्राचीन समाज मेरे ख्याल से तब ज्यादा खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पर फिर पत्नी महिला की बात आती है कि उसका एक तरह से शोषण भी होता होगा, कि वो मतलब कई पति हैं, एक पति ही इतना शोषण कर देता है, तो फिर कई पति हैं, सबका देखभाल करना और सबको, मतलब शारीरिक भी और वैसे भी सबकी संतुष्टि करना। और कल ही हम लोगों ने महिला दिवस मनाया है, और हाँ जिसमें जी। आप बता रहे हैं कि 60-70 वर्षों से ये चलता आता था कि जिसकी शादी नहीं हुई तो पूरब से या बंगाल या बिहार से लड़कियां खरीद के लाई जाती थी, जिससे कि ये बहुत पहले ही लिंग भेद जो गड़बड़ा गया पंजाब का, तो वैसे भी लड़कियां वहां पर कम हो गई थी। तो ये तो उसके कारण सुनीता मैं, जी ये भी रहा कि बहुत पुराने जमाने में भी किसान जो समाज है उनमें लड़कियों को मारने की परंपरा रही है। लड़की जन्म लेती है, उसको मार दिया जाता है। उसके मारने के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जब बच्ची का जन्म होता है तो उसकी जो दादी है वो अपनी बहू से बच्ची को छीन लेती है, और एक कच्चा घड़ा लिया जाता है, पानी वाला घड़ा जो होता है, उसमें उस लड़की को डाल दिया जाता है, और उसके एक हाथ में गुड़ की रोड़ी दी जाती है, और दूसरे हाथ में कॉटन का जो पीस होता है जिससे हम धागा बनाते हैं चरखे पे, वो कॉटन का पीस दिया जाता है। और लड़की को बोला जाता है, गुड़ खामी पूनी कत्ती आप ना आमी बीरे नु कत्ती, मतलब तुम गुड़ खाओगी और कॉटन का पीस जो है उससे धागा बनाओगी, और तुम खुद नहीं आओगी, अपने भैया को भेजोगी। तो ये कहकर उसकी मुंह में, क्योंकि बच्ची रो रही होती है, उसके मुंह में एक जहर का, एक हम बोलते हैं पंजाबी में अक अक फूटा होता है,
उसको ऐसे तोड़कर उसमें से दूध निकलता है, वो दूध उसकी जुबान पे चो दिया जाता है और उससे बच्ची की मौत हो जाती है और बच्ची को दबा दिया जाता है। इसकी वजह से लड़कियों की गिनती किसानी समाज में कम रही है। बाद में फिर पेट में टेस्ट होने लगे तो उसकी वजह से भी लड़कियों को बहुत ज्यादा मारा गया। अब भी पंजाब में ये प्रॉब्लम नए रूप से फिर शुरू हो गई है कि जो बच्चे अभी अभी पिछले 5-4 सालों में शादी के लायक हुए हैं, उनकी शादी होने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लड़कियां कम हैं। तो उनको क्या है कि उनमें से बहुत से लड़के बाहर चले गए, कनाडा, अमेरिका, मेरे रोंगटे गोरी लड़कियों के साथ भी जो शादी सब कर रहे हैं। बता रहे हैं, ये जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं ना, एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये मतलब एक नेग तरह से था, ये प्रथा थी कि ऐसे हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सबके मतलब ये चोरी छुपे नहीं होता था कि जो लड़की को आप बता रहे हैं घड़े में, ये जब ये कहने की आप बात कर रहे हैं कि ये कह के दबाया जाता था, तो ये तो एक बहुत तरह से रस्म हो गई ना, एक रस्म की तरह इसको लिया जा रहा होगा इसका मतलब। बिल्कुल चोरी दो चोरी चार छुपे नहीं लोग और होता था, भी, सामने ही होता था जी। और उसको हम लोग विकसित समाज बोलते हैं पंजाब को। बहुत ही शर्मनाक है। और ये इधर भी है, बिहार साइड में अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है हाँ जी। इसी पर, कि जो दाइयों को दे दी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें कि दाइयों से बात की गई है, 10-12 दाइयों को, मतलब 20 साल तक ये उन्होंने चलाई है रिसर्च। शायद अमिताभ क्या नाम है उस सर का, कि मुझे कुछ, उसमें नमक चटा करके वो लड़कियों को मारा जाता था, बच्चियों को, और वो दाई को दे दिया जाता था, वो ले जाके अपना चटा के नमक और दबा दे जो भी है। लेकिन ये जो मतलब वो तो एक चोरी छिपे की इसको ले जा हटा दे, अकेले वो जो भी करे। लेकिन जो आप बता रहे हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि वो एक रस्म की तरह उसको आप कह रहे हैं कि जैसे शादी के समय आप वचन लेते हैं या जो भी रस्म है, आप उस तरह कह के उसको फिर घड़े में करके मतलब। और हाँ इस कल ही ये हम लोगों ने महिला दिवस मनाया है और ये सारी बातें हमारे सामने, और 1900 अब हम लोग उसको। जी सर बोलिए। 1980 तक ये चलता रहा शरेआम। 80 के बाद इस पे विराम लगना शुरू हो गया। 90 तक 10 साल नहीं ऐसा कुछ हुआ, लेकिन 90 के बाद वो अल्ट्रासाउंड की मशीन आ गई तो फिर तो ये तरीका हॉस्पिटलों में होने लगा। फिर ये 10 साल लगभग 2000 तक ये शरेआम चलता रहा। तो 2001 के बाद मेरे को याद है कि मेरी बहन की शादी जिस घर में हुई है, उसकी सास जो है वो डॉक्टर है और पंजाबी की राइटर भी हैं, डॉक्टर गुरमिंदर कौर सिद्धू है उनका नाम। उन्होंने कविताएं लिखी और उन कविताओं को पंजाब गवर्नमेंट ने पोस्टर बनाकर स्कूलों में, हॉस्पिटलों में लगाया कि बच्ची को मत मारो। तो फिर इस पे थोड़ा थोड़ा विराम लगना शुरू हुआ और 2010 तक आते आते काफी विराम लग गया। अब वो पहले वाली हालत नहीं है, लेकिन वो जो लड़कियां मारी गई 2019 और 1990 और 2000 के बीच में, वो बच्चे अब जवान हो गए हैं। तो वो लड़के जवान हो गए हैं, उनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं। फिर वो यूरोपियन लड़कियों से, कनाडा अमेरिका में लड़कियों से, गोरी लड़कियों से शादियां करने लगे हैं। तो जहाँ फिर पंजाब से बाहर इधर उधर जहाँ भी उनको मौका मिलता है, साथ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ उनसे शादियां करने लगे हैं। ये पंजाब हरियाणा की प्रॉब्लम रही है। चलो, तो जो ये बात थी मेरे मन में कि मैं इस विषय पे अपना उपन्यास शुरू करूंगा कि वो लड़का जो अंबर है वो कैसे टेंशन में रहता है। तो फिर वो उसको तलाश है अपनी माँ जैसी लड़की की। जो लड़कियां मिलती हैं उसको स्वीकार नहीं करती, लेकिन जब वो कुछ बन जाता है, मैं नॉवल में दिखाया कि उसने कितनी पढ़ाई की, कैसे वो टीवी पे अनाउंसर बनता है। एक जगह एक कॉलेज टीचर बोलती है कि ये लड़का, ये जो प्रोफेसर है अंबर, इतना खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन खूबसूरत लगता बहुत है क्योंकि बोलने में बहुत अच्छा है, क्योंकि जब बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ नई बातें थी जिसमें कहना चाहता था कि बंदा अपने काम से खूबसूरत लगता है, रंग रूप से या नए नक्शों की बजाय। अगर काम भारू हो जाए वो चेहरे पे आ जाते हैं। काम का प्रभाव जो है, आपकी ईमानदारी का प्रभाव है, जो आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने डेडिकेटेड टीचर हैं, वो सब उसके चेहरे पे आ जाता है और वो खूबसूरत लगने लगता है। फिर उसको खूबसूरत लड़कियां भी पसंद करने लगती हैं। जी, और एक बात और है। अब सुशील जी आपसे थोड़ा मैं जानना चाहूंगी, जब आप ये उपन्यास पढ़ रहे थे, बहुत तगड़ी इसमें मोटिवेशन, माने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन है गरीब बच्चों के लिए। क्योंकि जो अंबर है वो बहुत ही साधारण एक परिवार से आ रहा है, उसका रंग भी सांवला है, सभी लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, उसके अंदर हीन भावना है,
और उसके ताया का नाम लेकर के भी उसको चिढ़ाते हैं। अर्जन उसके ताया का नाम है, तो अर्जन का, अबे अर्जन का, किधर जा रहा है अबे अर्जन का, ऐसे अर्जुन का, करके भी हाँ। चिढ़ाते हैं। तो उसको उसके अंदर बहुत सारी हीन भावना है, और उसको एक रास्ता मिलता है पढ़ाई से कि यहाँ से निकलना है। और उसमें एक जो व्यक्ति हैं जो व्याख्यान देते हैं घूम घूम कर विद्यालयों में, उनका व्याख्यान वो बच्चा सुनता है, 5वीं या निहंग 6वीं बाबा। कक्षा हाँ। का बच्चा। हम्म। हाँ, निहंग बाबा। और वो बताते हैं कि किताबों से दोस्ती करो, किताबों से पढ़ो। तो फिर वो बच्चा लाइब्रेरी में जाकर के हर तरह की किताब, रूसी हो, जर्मन हो, कोई भी अनुवाद उसको मिलता है, पढ़ता है और वो दुनिया को जानता है। वहां से फिर उसको एक रास्ता मिलता है कि पढ़ाई से हम इस जंजाल से बाहर निकल सकते हैं, जिस गांव में कि उसका कोई मोल नहीं है, ना उसके पिता भी उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरा बच्चा नहीं है। तो जो उसके पिता है जिससे विवाह हुआ है माँ का, वो भी नहीं मानते हैं। और ताया का वैसे ही थोड़ा सा, उसकी शादी ही नहीं हुई है तो घर में उतना उसकी इम्पोर्टेंस है नहीं। तो वो बच्चा पढ़ाई को अपना हथियार बनाता है। और फिर एक दूसरी घटना है, तो पहली घटना है जो निहंग बाबा का व्याख्यान सुना। दूसरी हम्म। घटना होती है मैट्रिक में, जब वो है, या मैट्रिक या 11वीं में शायद है, जब वो एक चिट्ठी लिखता है अपनी प्रेमिका चरनी को, और वो चिट्ठी पकड़ ली जाती है और उसको हम्म। पनिशमेंट देने की बात होती है। आमतौर पे विद्यालयों में या महाविद्यालयों में, हम भी जहाँ पढ़ा रहे हैं या सर भी पढ़ा रहे होंगे, तो ऐसी बातों में जो है ना, प्रशासन एकदम से सख्त हो जाता है कि ये गलत बात है, इस बच्चे को ये दंड दो, जुर्माना लगाओ, इसको इसको टीसी दे के निकालो, या ऐसी दंड की बातें होती हैं। लेकिन वहां पर एक महिला शिक्षिका है जो उसको बड़े प्यार से समझाती है कि तू इतना बढ़िया लिखता है, तो इतना अच्छा लिखता है, तू एक तो तू उसमें मत जा, कॉमर्स या साइंस उसको मना करती है, बोलती है कि तू साहित्य में जा और तू बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है। वहां उसके जीवन का दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है। हो सकता है कि वो पढ़ाई छोड़ देता वहां से, अगर उसको पनिशमेंट मिलती या उसकी बेइज्जती सरेआम होती, तो एक अच्छा खासा प्रतिभा जो है वो मर जाती है, एक अच्छी खासी प्रतिभा। तो यहाँ ये दूसरा पॉइंट है जहां से कि उसके जीवन में टर्न आता है। तो क्या हम लोग को भी इसी तरह से, एक तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे कि हम इस अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, एक तो ये मोटिवेशन मिलता है। और फिर जब वो वहां पर पहुंचता है, खुद वो शिक्षक बनता है, तो सारे, किसी भी बच्चे की जब वो आती है कोई शिकायत, तो वो एक मौका बोलता है कि नहीं, इसको एक मौका दो, है ना। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सुशील सर? ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको हमें ना, मैंने इसको रिसीव किया कि नहीं, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वो एक घटना, एक चांटा या एक डाँट बच्चे के जीवन को इधर से इधर मोड़ सकती है। सुशील सर। नहीं, बिल्कुल, ये जो बात आपने नोट की, एक बिल्कुल नोट करने लायक बात है। उपन्यास के कई पहलुओं पे बात हो सकती है, ठीक है? उसमें कई, हम अगर खामियाँ निकालना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कि ये पहलू क्यों छोड़ दिया उसने, समाज की इस व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए था कि पंजाब में ऐसा होता है, तो वो किसी रूप में ला सकते थे। लेकिन हर विधा की अपनी सीमाएँ होती हैं, तो कुछ चीज़ें ब और भी आई हैं जो बाकी चीज़ लोग छोड़ देते सर लाए हैं। तो वो एक अलग विमर्श हो गया। लेकिन जो बात मुझे एक खास आकर्षित करती है वो ये है कि जैसे अगर आप दलित आत्मकथाएं पढ़ेंगे, आप किसी स्त्री की आत्मकथा पढ़ेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सबसे दबे कुचले पीड़ित जो तबके के लोग हैं, महिला उसी तबके से आती है, या दलित लोग भी उस तबके से आते हैं। जिस समाज में रहते, जिस परिवेश में रहते हैं, इनके सामने एक विकल्प होता है जो बाकी लोग चुनते हैं, ठीक है ना? कि अपराधी बन गए या कुछ और बन गए, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, चले जाते हैं हमेशा की छोड़ के, या अपराधी बनते हैं, वो भी होता है। लेकिन अंबर ऐसा नहीं करता है। वो, उसके अंदर एक हीन ग्रंथि इस बात को लेकर के भी है कि उसको लोग अर्जुन का कह के चिढ़ाते हैं। तो वो जानता है कि अर्जुन उसका साथ पाया है, ठीक है? तो वो उससे भी है। और ये किसी व्यक्ति के अंदर एक हीनता बोध आता है जब इस तरह के बोलते हैं ना, हमारे समाज में तो नाजायज सा जो बोल देते हैं, ठीक है, कि अपने पिताजी का जायज संतान नहीं है, तो उसके अंदर एक हीनता बोध रहता है। लेकिन सबसे अच्छा है इस नायक के साथ, जो अंबर के साथ है, या जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, ठीक है, कि उनके पास एक विकल्प होता है कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो शिक्षा जो उसको निहंग बाबा का सुनता है, सुनते तो और भी बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग अपराधी बन जाते हैं उन्होंने कभी नहीं सुना होता है, कभी किताब देखी नहीं होती है, वो भी स्कूल से निकले होते हैं। लेकिन इसने एक अच्छा रास्ता चुना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो बाकी और भी जो जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिन वर्गों से आए हुए लोग हैं, उन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया कि उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, फिर उस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो वो एक अच्छी चीज है जो अंबर के साथ होती है, इस नायक के साथ होती है। वो शिक्षा को लेके आगे बढ़ता है, अपराधी नहीं बन जाता है। अपराधी बन सकता था क्योंकि उसको पीटते भी लोग, उपन्यास की शुरुआत ही होती है उसको पीट रहे हैं डाल के,
ठीक है? और उसका पिता निकल रहा है, वो भी उसी पे, वो उसको लग रहा है घर पे फिर कूटे जाएँगे। तो ऐसे बच्चे से जो पिट रहा है, स्कूल में पिट रहा है, लोग ताने दे रहे हैं उसको, उसके माँ-बाप को लेकर के, अब पता घर पे भी पिटूँगा जाके। तो ऐसे में संभावना ज़्यादा बनती है कि ये बच्चा या तो बिगड़ जाएगा या अपराधी बनेगा। ये एक टाइम पे जाके बहुत बड़ा लेखक नहीं बनेगा, कोई बहुत बड़ा शिक्षक नहीं बनेगा, ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन वो बनता है तो ये एक अच्छा मैसेज है इसका। और बाकी तो अलग-अलग पहलू कई हो सकते हैं, लेकिन हर विधा की सीमाएँ होती हैं, तो अपनी भी इसकी सीमा है उपन्यास की। तो मुझे ये पहलू बड़ा ठीक लगा। इसमें जो अंतिम जो उपन्यास के आधा हिस्सा बीत जाता है, तब वो अभी याद है। तो उसमें ना एक दूसरे ग्रह का दिखाया गया है कि अगर ये यूनिवर्स है, कई सारे यूनिवर्स हैं इसमें, कई सारे पृथ्वियाँ होंगी, कई सारे जीवन होंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर अभी पुरानी वो चल रही हो, पुरानी सभ्यता चल रही हो, जिसमें कि अभी वो आदि मानव की तरह घूम रहे हों, झुंडों में घूम रहे हों। या ये भी हो सकता है कि कहीं पर हमसे ज्यादा आधुनिक, हमसे ज्यादा विकसित सभ्यता हो, जहां पर भी विवाह संस्था खत्म हो चुकी हो और अपने पार्टनर लोग चूज करते हो, और हम यहाँ पर पृथ्वी पर रह रहे हैं। इसी तरह की दूसरी बात एक आती है वहां पर, कि हम अभी इतने विकसित नहीं हुए हैं कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मतलब कई चाचा, कई मौसी, मामा, बुआएं इसलिए हैं क्योंकि हम अभी उतने विकसित नहीं हुए, और इंग्लैंड में क्योंकि वहां पर उतने बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए धीरे धीरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। तो हम भी जब विकसित हो जाएंगे तो हमारे यहाँ भी रिश्ते कम हो जाएंगे। तो एक पूरे बड़े विस्तृत दृष्टि से इसमें मुझे पढ़ते हुए लगी कि लेखक की दृष्टि बहुत ज्यादा ब्रॉड है, एकदम विस्तृत है, जो चीजों को एकदम अच्छे से मतलब देख पा रही है दूरी से। तो इसमें जो आपने राह सुझाई है विवाह संस्था की, तो मुझे तो अभी फिलहाल नहीं लगता है कि हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कि विवाह संस्था ऐसी हो जाए कि मतलब अपना पार्टनर आप चुनिए और फिर जब आप दोनों सहज हैं तब तक रहिए, उसके बाद से फिर आप छोड़ दीजिए। ऐसा इसमें आ रहा है कि जिसके साथ आप सहज हैं वैसे आप जोड़े बनाइए। दूसरी बात है महिलाओं की, ये प्रश्न मेरा बलजिंदर सर से है। अब हम लोग का समय बहुत कम बचा है, शुरू में ही हम लोग थोड़ा लेट हो गए, तो मैं आपसे ये आखिरी करके फिर हम लोग थोड़ी देर में खत्म करेंगे। तो आप कंक्लूड कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि महिलाओं का पक्ष इसमें मुझे थोड़ा सा कमजोर लगा, क्योंकि जो भी महिला है वो बलजिंदर पे फिदा हो गई है, बहुत ज्यादा उससे अंबर पर समर्पित हो गई है। ठीक है, हाँ सॉरी हम माफ कीजिए कहीं ना कहीं मुझे बलजिंदर सर की छवि भी उसमें दिख रही थी, जब वो हाँ, टीचिंग वाला राइटर का जो लगता है। पढ़ाने वाला हिस्सा आता है, उसमें मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं। तो ये ठीक ये है, वो अक्सर चीजें होता है हमारे कि जिंदगी से ही आती है। हाँ, राइटर प्रसंग पे राइटर के साथ जोड़कर देखा जाता है। आखिर राइटर भी उसी प्रोफेशन में हो तो फिर और भी ज्यादा जोड़ लिया जाता है। जो आपने जी बात जी, बोली कि औरतों के साथ असल हाँ में थोड़ा सा एक महिलाओं का पक्ष ना पूरी तरह आया नहीं है कि वो महिलाएं इतनी हाँ समर्पित क्यों, उनका अपना भी वजूद होना चाहिए। जोया का खास तौर से, जो इतनी मैंने सशक्त लड़की है, तो इस पर मैं क्या मैंने जतन पूछना चाहूंगी। मैंने जतन तो किया है। जैसे मैंने नावल का पहले नाम रखा था अंबर जोया। फिर मैं सोचा कि नहीं, इसकी माँ का कैरेक्टर भी बहुत ताकतवर है, जो अपने बच्चों को पालती है, पिटती भी है, लेकिन फिर भी वो घर छोड़ती नहीं। घर छोड़ती भी है तो वापस आ जाती है। तो ये बहुत सी हमारी माओ का की होनी रही है कि उन्होंने बहुत कुछ झेला, लेकिन बच्चों के खास कारण उन्होंने फिर भी समझौता किया और अपने ससुराल में वापस आ गई। तो बच्चों की जिंदगी बना दी उन्होंने। तो माँ भी परी जैसी है। फिर उसकी जिंदगी में जितनी लड़कियां आती हैं वो भी उसको परियां जैसी लगती हैं। कोई खूबसूरत ज्यादा है, कोई कम है, लेकिन उसको परी जैसी लगती है। तो मैंने औरत का जो करेक्टर है उसको बड़ा दिखाने का जतन तो किया है अपनी तरफ से, कि औरत परी जैसी होती है, सच में होती है। और फिर अपनी प्रेमिका से भी वो किसी तरह से उसकी जो खूबसूरतियां हैं, उसकी जो मानसिक समृद्धता है, जो उसकी जोया की, उससे कोई निराश नहीं होता। उस शादी उसके साथ ना करने की वजह नावल के अंत पे जो सामने आती है, उसकी वजह वो शायद डर जाता है दोनों क्षत्रियों के क्लेश से, कि मुझे तंग करेंगी ये फ्यूचर में, मुझे शादी को तोड़कर मैं दूसरी शादी में जाऊंगा तो दूसरी पत्नी के साथ भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। तो मैं ये भी संदेश देना चाहता था
कि बच्चों के पालने तक वो कहता है मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा, उसके बाद मैं किसी तक सीमित नहीं रहूंगा और ना ही किसी औरत को अपने तक सीमित करूंगा। तो मेरे को लगता है कि फ्यूचर में जो समाज है वो ऐसा ही होने वाला है। मैंने अपनी तरफ से तो औरत के साथ पूरा इंसाफ करने का जतन किया है, उनकी अंबर की कमजोरियां भी कुछ ना कुछ दिखाई हैं, जो जहाँ किरणजीत दुखी होती है कि इस बंदे को मैंने पीएचडी करने के लिए प्रेरा, आगे यूनिवर्सिटी की नौकरी करने के लिए प्रेरा, इसको पंजाब में से निकाल कर मैं जम्मू में लेकर आई, तो मैं इतना हौसला दिया इसको, लेकिन ये मेरे को ही छोड़ रहा है। तो वो पक्ष में लाए तो है सामने, लेकिन हो सकता है क्योंकि एक नावल जो है मर्द की तरफ से लिखा गया है, तो औरत का पक्ष कुछ कमजोर रह गया हो, ये मैं मानता हूँ। अगर आपको लगता है तो संभव है ऐसा हुआ हो। क्योंकि सर किरणजीत भी अपने पैरों पे खड़ी है, वो भी जॉब करती है, ऐसा नहीं है कि वो निर्भर है कि अगर वो छोड़ देगा तो उसके जीवन कैसे कटेगा, नहीं, लेकिन वो फिर भी निर्भर वो उससे निर्भर प्यार बनाई भी जाती करते है, रहते हैं। अंबर बनाता है उसको निर्भर, क्योंकि अंबर को जब महसूस होने लगता है कि जोया के साथ मेरी दोस्ती बढ़ती जा रही है और जोया शादी के बिना मानेगी नहीं, तो फिर उसको लगता है कि मुझे अपनी वाइफ की मदद करनी चाहिए। उसको वो पढ़ाता है, उसको कॉलेज में जॉब में लगवाता है, तो सोचता है कि ये पैरों पे खड़ी हो जाए। ठीक है, यहाँ सर मैं एक इस मैं बात से नहीं सहमत हूँ हाँ, मैं अभी आपके पास आती हूँ। मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ कि बनाता है, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी मेहनत करती है। तो एक ये जो हमारे समाज करती में है, नो चलते हैं ना डाउट। कि उसको पढ़ाया, वो इसने मैंने बीवी एंड को पे अभी दिखाया तो कि वो कुछ बहुत दिनों अच्छी पहले टीचर है, मैं तो दिखाया थोड़े दिनों उसके पहले एक उसमें अंदर विवाद से हुआ अच्छा था, टीचर जाग रहा है। उसने आईएएस बना दिया और उसने पति को छोड़ दिया। तो बनाता, देखिए, वो भी एक अपना एग्जाम पास करके एक प्रक्रिया होती है, वो सारा उसको खुद करना होता है। तो लड़कियों को या तो माता पिता पढ़ा रहे हैं या पति पढ़ा रहा है ना। लड़कियों को, लड़कों को ऐसा नहीं होता कि माता पिता पढ़ा रहे हैं या पत्नी पढ़ा रही है, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। तो ठीक है, उसको प्रोत्साहित किया, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इससे वो माफ नहीं हो जाएगा कि भाई तू पत्नी के रहते हुए और तू हर जगह आकर्षित हो जा रहा है और फिर तू उसकी चिंता नहीं, भी कर रहा है, तो पर मुझे नहीं सुनीता जी, लगता है कि मैं इस क्षमा बात से किया जाना सहमत चाहिए। नहीं हूँ कि अगर पति अपनी पत्नी के होते हुए किसी और औरत की तरफ जाता है, ये उसका कोई दोष है। यही तो मैं कहने का जतन किया है कि ये कुदरती है, ये सारी दुनिया में होता है और हमेशा से होता आया है। ये इस उपन्यास का मेन यही पॉइंट है कि भविष्य का जो आप कह रहे हैं विवाह संस्था, तो वो यही आपने स्थापित किया। जी सर, सुशील जी आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, कुछ तो बात आपने मेरी बोल दी है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे जो लग रहा था कि लेकिन जो मैं एक बात मुझे समझ में आती है, इसको अगर मैं अपने स्तर पर कंक्लूड करूँ अपने स्तर पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नई दिशाएँ खोलता है पुरुष की दृष्टि से। ये उपन्यास पुरुष की दृष्टि से महिला सशक्त कैसे है वो परिभाषित होता है, ठीक है? और कहीं न कहीं हाँ, सर ने भी बात स्वीकार की है और ऐसा लगभग ऐसा कहीं न कहीं समझ में आता है कि हर महिला फिदा हो जा रही है अंबर पर, ठीक है? अंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है? कुछ-कुछ खामियाँ आई लेकिन फिर भी कहीं न कहीं समझ में यही आता है, उसकी सीमा यही है कि पुरुष ने बताया है कि दिशा क्या हो सकती है। महिलाएँ स्वतंत्र किस रूप में हो सकती है कि चलो उसको जॉब करवा देता हूँ, नौकरी कर लेगी, तो मेरे ऊपर एक दोष नहीं रहेगा, उसमें आत्मग्लानि नहीं रहेगी कि मैंने इसको छोड़ दिया अकेले, ये बेचारी अकेली रह गई, अब क्या करेगी? ये तो दूसरी के साथ चला गया। तो कोशिश हाँ, कह सकते हैं कि इस स्तर पर वो भी कोशिश करता है कि ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया अपने स्तर पर और हम क्या करें? हमें दूसरी पसंद आ गई। लेकिन फिर भी वो घुमा-फिरा ये के सब बात ठीक है, अगर निष्कर्ष लेकिन करो जब अ, हाँ, ठीक है, लेकिन जब समाज वैसा होगा तो स्थिति पलटेगी भी, तो महिला भी पहली आकर्षित औरत होगी, तो वो चरणजीत भी उसकी मेरे हिसाब जिंदगी में से, आती है, वो मानती नहीं है। तो वो महिलाएं भी तो फिर आकर्षित होंगी, फिर वहां भी स्थिति पलटेगी, तो पूरी तरह पलटेगी ना, कि ये भी कोई बुराई नहीं रहनी चाहिए फिर, जिस हिसाब से बिल्कुल। आप कह रहे हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन एक मनुष्य होने मेरा अपना ये विचार हो सकता है, अभी मैं शायद उतनी ज्यादा प्रगतिशील नहीं हुई हूँ कि मुझे लगता है कि एक कमिटमेंट अगर एक हो गया तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उस तरह की, तो सिर्फ एक आकर्षण, सिर्फ एक सुंदरता, वो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से होना चाहिए। मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है कि मैं पिछड़ी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी नजर से, मैं क्योंकि बहुत मेरा अध्ययन उतना ज्यादा नहीं है, हिंदी में ही है जितना भी है, तो मेरी संकुचित एक दृष्टि है, इससे मेरी दृष्टि थोड़ी-सी फैली कि हाँ, चीज़ें ऐसी भी होती हैं। आपने भी कई मुझे बताया किताबें कि हाँ, आप इसका अनुवाद पढ़िए, दूसरे भाषाओं का साहित्य भी पढ़िए, तो मैं ज़रूर उनको कोशिश करूँगी पढ़ने की, और फिर म हम लोग
उम्मीद करते हैं कि आपके और अनुवाद, और आप हिंदी में भी लिखिए, हिंदी पे भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो मौलिक हमको मिलेगा देखने के लिए। तो बहुत-बहुत बधाई। और आप लोग कुछ कहना चाहें दर्शकों से? अब हम लोग कार्यक्रम अपना नहीं, मुझे खत्म बहुत करेंगे। अच्छा लगा आपके दर्शकों नहीं, के थैंक साथ यू, मैं अच्छा जुड़ रहा लगा। हूँ आपके चैनल की वजह से। तो हिंदी दर्शकों से, श्रोतियों से, पाठकों से मेरा राब्ता बढ़ रहा है, और पंजाबी में कोई ज़्यादा राइटर नहीं है जो हिंदी में पढ़े जाते हैं, तो मेरा उपन्यास उन सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा दायरा बड़ा हो रहा है, मैं पूरे भारत के पाठकों के साथ जुड़ रहा हूँ, और आपके चैनल का भी शुक्रिया आपका। सभी दर्शकों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और चर्चा में। शुक्रिया।